सो एल्जेब्रा एंड एक्सप्रेशंस वाले टॉपिक में हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल एंड बेसिक सीखेंगे, भाई बेसिकली होता क्या है एल्जेब्रा, हम बोलते किसको हैं। उसके बाद हम सीखेंगे भाई कांस्टेंट और वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ पैटर्न्स की एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि एल्जेब्रा पैटर्न से कैसे बनता है और फिर उसको एनालाइज करके दिखाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पैटर्न से ना हम फॉर्मूला बना के दिखाएंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद एल्जेब्रा का देखेंगे किस तरह से वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में भी हमें दिखता है। अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है तो हमें किस तरह से एल्जेब्रा वहां पर उसके पैरामीटर्स वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे, कैसे स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सप्रेशन में। मतलब जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, उसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एक तरीके से डेली लाइफ की प्रॉब्लम को ना मान लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे मैथ्स में लिखा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे टर्म्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होता है और टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होता है। इससे ओवरऑल हमें एक्सप्रेशंस की, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। फिर आते हैं अल्टीमेटली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। आइए दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं और इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। आइए दोस्तों एल्जेब्रा एंड एक्सप्रेशंस की बातें कर लेते हैं। तो क्या कंसेप्ट है समझ लेते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी इसके बारे में। देखिए क्या है, आपने कहीं सुना होगा कांस्टेंट एक शब्द होता है। कांस्टेंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों कांस्टेंट मतलब इजी भाषा में बोलूं तो ये होता है कोई भी चीज अगर फिक्स्ड है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा वेरिएबल, ये शब्द भी आपने सुना होगा, वेरिएबल। तो ये शब्द क्या कहता है, जो चीज चेंज होती है ना वो वेरिएबल होती है। तो कांस्टेंट चीज क्या है, जो चीज फिक्स रहती है वो कांस्टेंट है, जो चीज चेंज होती है वो वेरिएबल है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए कांस्टेंट का एग्जांपल है बेसिकली नंबर्स। मान लेते हैं 2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स है। 1 है, उसकी वैल्यू फिक्स है। 0 वैल्यू फिक्स है। 3 वैल्यू फिक्स है। -1, ये सारी फिक्स्ड वैल्यू है। भैया चेंज थोड़ा ना हो सकती है। फ्रैक्शन भी फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल भी फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट में आ जाते हैं। अब वेरिएबल की बात करते हैं। दोस्तों वेरिएबल क्या है, जो चीज चेंज होती रहती है। अब चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, वेरिएबल जो चेंज हो रहा है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कोई भी अल्फाबेट है, एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू, आई, एम, एन। तो वेरिएबल हमेशा इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्यों, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि ये मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है। ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। अगर इसकी खास बात है मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है तो किसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का एग्जांपल सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, आपका जैसे ये क्लास, आप मान लेते हैं आप क्लास 7th में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये टाइम टेबल होता है, ठीक है ना। टाइम टेबल होता है, यहां पर क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे होता है। फिर ये टाइम टेबल में ऐसे बना होता है, ये है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे बना होता है। फिर ऐसे करके इसमें लंच, यहाँ फिर पीरियड ऐसे बने होते हैं, है ना। तो अब देखिए मान लेते हैं आपका जो फर्स्ट पीरियड है ना वो मान लेते हैं इंग्लिश का है यहाँ पर ट्यूसडे को। फिर क्या है, फिर हिंदी है, ठीक है। फिर क्या है, फिर एक ना आपका फ्री पीरियड मिलता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फ्री पीरियड को इस वाले कलर से बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ फ्री पीरियड दे दिया आपको टीचर ने, ठीक है। फिर वेडनेसडे देखें तो यहाँ पर एक फ्री पीरियड दे दिया, ठीक है ना। फिर यहां देखें तो यहां पर एक थर्सडे को फ्री पीरियड मिल रहा है। तो ये फ्री पीरियड क्या है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए फ्री पीरियड को मान लेते हैं मैं वेरिएबल बोल लेता हूं, ठीक है ना। मैं क्या बोल देता हूं, ये क्या है, ये एक तरीके का वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है ना, ये भी लिख दीजिए वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, टीचर कहती है कि ये जो फ्री पीरियड है इसमें हम कोई भी क्लास ले सकते हैं। कोई भी क्लास मतलब इस वेरिएबल के अंदर मान लेते हैं हम आपका गेम्स का पीरियड भी ले सकते हैं, हम आपका म्यूजिक का पीरियड भी ले सकते हैं, हम आपका और भी एक्स्ट्रा पीरियड ले सकते हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल का कंसेप्ट कहां पर आया, वेरिएबल का कंसेप्ट आया कोई भी ऐसी चीज जहां पर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। देखिए गेम्स भी आ गई, म्यूजिक भी आ गई, एक्स्ट्रा पीरियड भी आ गया, कोई भी और ऐसी चीज आ सकती है। तो इसका मतलब यहां पर ये नहीं पता वो कौन सा पीरियड होगा, बट यहां मल्टीपल पीरियड में से कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए यहां पर नाम दिया गया है मल्टीपल वैल्यूज का,
ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कांस्टेंट की और वेरिएबल की। तो यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं, अलजेब्रा किस तरीके से काम करता है, वो समझ लेते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये अलजेब्रा को और बेहतर समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए जिसको हम बोलते हैं पैटर्न्स। जब हम पैटर्न्स को समझते हैं ना, तो देखिए अलजेब्रा हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैसे, देखिए पैटर्न हमारे पास यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल जब बनाया है, देखिए इसमें क्या है, ये मैंने ना मैच स्टिक ली है, 3 मैच स्टिक ली है ब्लू कलर की, और यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिया। डॉट भी मैंने यहाँ पर इसको बनाया कि भाई कहाँ कहाँ ये मैच स्टिक जुड़ रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, जो ट्रायंगल ऐसे लिख देता हूँ, ट्रायंगल एक बनता है, इसको टी से संबोधित कर देते हैं। मैंने बोला था ना वेरिएबल को क्या करेंगे, किसी भी अल्फाबेट से करेंगे, तो यहां पर ट्रायंगल मैंने टी से कर दिया। अब मैच स्टिक अब मैच स्टिक को भी ले लेते हैं, इसको एम से संबोधित कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर गौर करिए, ट्रायंगल थोड़ा सा मैं छोटा इस तरह से बना लेता हूं, या थोड़ा सा इतना, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस पैटर्न को फॉलो करूंगा, एक और ट्रायंगल मैंने बनाया, इसके साथ में ये जोड़ दिया, ठीक है। एक और बनाया मैंने यहां पे, इसके साथ में ये जोड़ दिया, और फर्दर मैंने इसको ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो एक तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने इसका ट्रायंगल का एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। यहां पर देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या था, अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले केस में एक ट्रायंगल था, और मैच स्टिक कितनी थी, मैच स्टिक थी आपके पास 3, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या था, आपके पास ट्रायंगल बन रहे थे 2, मैच स्टिक कितनी थी, मैच स्टिक यहां पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मैच स्टिक थी। तीसरे वाले केस में 3 ट्रायंगल था, मैच स्टिक थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्टिक थी। ये हमारे पास एक डेटा आ गया, ठीक है ना। जो हमने ट्रायंगल बनाया, जो हमने पैटर्न बनाया, उसका एक डेटा हमारे पास निकल के आता है। अब यहां पर गौर करिए, मैं अगर और ज्यादा ट्रायंगल आगे बनाऊंगा, मान लेते हैं मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूं, यहां पर एक और पैटर्न बना लेता हूं। ये जो 3 थे ना, मैं इसको 4 बना लेता हूं, यहां नीचे ले जाता हूं, एक ट्रायंगल ये वाला इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, पैटर्न बनाने में दिक्कत थोड़ा ना लगना है कुछ। यहां देखिए क्या है, यहां पर 4 ट्रायंगल मेरे बने, और उसके बाद कितने यहां पर मेरे पास मैच स्टिक है, 3 जोड़ दिए थे मैंने, तो 4 यहां पे 12 बन गए। तो इस तरह से मेरे पास डेटा बन गया है। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं, अगर आप इसको देखेंगे, पैटर्न एनालिसिस को देखेंगे, इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन बनता है, ट्रायंगल में और मैच स्टिक में रिलेशन क्या बनता है। देखिए ट्रायंगल और मैच स्टिक में रिलेशन को अगर आप बनाना चाहें तो लिख दीजिए, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशन लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप 1 को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 के साथ, आपको 3 मिलता है। यहां पर अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मिलता है। 2 ये वाला ले रहा हूं मैं, 1 ये वाला ले रहा हूं। यहां पर ये जो 3 है, ट्राइंगल का 3 है, इसको आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 9 मिलता है। 4 वाले को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 12 मिलता है। तो ये हमें एक पैटर्न एनालिसिस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 1 जो है ना, ये वाला 1 है, ये जो 3 आउटपुट में आया ये है, ये जो 2 यहां से मैंने लिया है वो ये वाला है, ये 6 आउटपुट में आया ये है, 3 ये वाला मैंने यहां लिखा है, ये जो 9 आया ना आउटपुट में आया है, 4 ये मैंने लिख दिया, 5 ये वाला यहां पे आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें इस रिलेशन में, तो मैं इनपुट और आउटपुट के बीच में ये जो नंबर 3 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनपुट को। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो मेरा टी है ना ट्राइंगल, यहां जो मेरा टी है ना ट्राइंगल, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, इस नंबर 3 से। और मैं क्या मिल जाता है मुझे यहां पर मैच स्टिक मिल जाती है। भाई ये आउटपुट में मैच स्टिक, ये थीम यही तो आ रही है, ठीक है। आउटपुट में देखिए यहां पर भी तो 6 मैच स्टिक आ रही है, 9 भी तो मैच स्टिक है, 12 भी तो मैच स्टिक है। तो अगर मैं ट्राइंगल को, नंबर ऑफ ट्राइंगल को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मैच स्टिक मिलती है। ये क्या है, ये एक तरीके का रिलेशन है, किसके बीच में, ट्राइंगल और मैच स्टिक के बीच में, टी और एम के बीच में।
तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को बनाने को हम अलजेब्रा बोलते हैं। जब वेरिएबल का एक रिलेशन बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई आप अलजेब्रा समझ रहे हैं, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, अलजेब्रा की जो एक बेसिक हमने नींव रखी थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, वो क्या थी कि हमारे पास एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, हमारे पास एक पैटर्न दिखना चाहिए। तो हमने ट्राइंगल्स के अंदर पैटर्न ढूंढ लिया, ठीक है ना। ये एक ट्राइंगल था, फिर 2 लिया, 3 लिया। पैटर्न क्या होता है, एक जैसे ही बनाने हैं, नंबर बढ़ते जाएंगे, चीजें वही रहेंगी, शेप और साइज वही रहेंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे 4 ट्राइंगल बना लिए, है ना, इस तरह से। फिर उनका एक डेटा बनाया, उनकी एक टेबल सी बनाई कि भाई देखा किस नंबर से क्या नंबर मिल रहा है, कितने ट्राइंगल से कितने मैच स्टिक मिलते हैं, तो वो डेटा लिख लिया। और जब रिलेशन बनाया तो पता चला जी 3 नंबर जो है वो यहां पर इस तरह से आता है। तो जो 3 नंबर है ना, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। और जो टी है और एम है, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके वेरिएबल्स। बात समझ आ गई, ये क्या होंगे, ये वेरिएबल्स बनते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरिएबल कांस्टेंट भी बता दिया मैंने कैसे है, जो पीछे हम लेके चले थे ना, कांस्टेंट फिक्स होता है, वेरिएबल चेंज होता है, तो यहाँ बता दिया। तो देखिए वेरिएबल क्या है, टी की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, देखिए 1 2 3 4 होती जा रही है। और जो एम है, मैच स्टिक की वैल्यू भी चेंज हो रही है, 3 6 9 12 हो रही है। इसका फायदा क्या है मुझे, ठीक है। आप बोलेंगे सर आपने ये कहानी तो बता दी, मैं इसका बेनिफिट तो बता दो। भाई बेनिफिट है, क्यों नहीं है। अगर आपको ये रिलेशन पता चल गया ना, ये वाला, अच्छा मान लेते हैं मैं आपको बोलूं कि भैया तुम्हें ना तुमको मैं मैच स्टिक देता हूं, कितनी मैच स्टिक दे रहा हूं, मान लेते हैं मैं तुम्हें मैच स्टिक देता हूं 42 एम देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे। तो आप क्या करोगे, मैच स्टिक से ऐसे ट्राइंगल बनाओगे क्या, अरे भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी ये तो। फिर क्या करोगे आप, भाई सिंपल सी बात है, ये जो आपको रिलेशन मिला है ना, इसमें डाल दोगे, क्या रखोगे इसमें, टी इंटू 3 इजिकल टू एम। एम की वैल्यू क्या है 42 इजिकल टू, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, T2/3, 42/3 कितना आएगा, ये आएगा 14, ठीक है। जब हम मैच स्टिक लेंगे 42, तो ट्राइंगल कितने बनेंगे मेरे, 14 ट्राइंगल बनेंगे मेरे। बात समझ आ गई। तो इस तरह से हम इसके अंडरस्टैंड ले सकते हैं। अच्छा मैं कोई और बड़ा नंबर आपको देता हूं कि भाई मैं बोलता हूं आपको मैच स्टिक ले लो, भाई मैच स्टिक ले लो आप, कितनी 150 मैच स्टिक ले लो, टी कितना होगा 150/3, 50 ट्राइंगल यहां बन जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या थोड़ी ना यहाँ पे। तो अगर मुझे बड़े बड़े पैटर्न बनाने हैं, ऐसे ही बड़े बड़े और भी पैटर्न बनाने हैं, तो मुझे छोटा सा पैटर्न देखिए उससे एक रिलेशन निकालना है ये वाला, और फिर उस रिलेशन को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूंगा, एल्जेब्रा के फॉर्म में लिखूंगा, तो मुझे और बड़े वैल्यूज मिल जाएंगे। समझ आई क्या एक एल्जेब्रा का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। हमें एक पैटर्न की स्टडी करके उसको कहाँ कन्वर्ट कर लिया मैंने, मैथमेटिक्स में। भाई पैटर्न कहाँ से उठाया था आपने, ये वाला पैटर्न कहाँ से उठाया था, रियल लाइफ से उठाया था। भाई आपको मान लेते हैं आप एक रंगोली बना रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो रियल लाइफ से उठाया था, और आपने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, मैथ्स में। तो कितना आसान हो जाता है देखिए रियल लाइफ की प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके उसको समझना। अच्छा एल्जेब्रा को थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इसको हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर से भी समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये मान लेते हैं आपके पास एक इस तरह से ना एक फिगर है, स्क्वायर बोलते हैं इसको, या आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फिगर्स बनी हुई हैं, रेक्टेंगल आप बनाते हैं, ठीक है ना, ये फिगर बनी हुई है। जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं तो हमें ये पता है ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या होता है, इनकी साइड्स होती हैं, इनके एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। जो साइड है मान लेते हैं स्क्वायर वाले केस में देखिए, ये मान लेते हैं ए है, चारों तरफ साइड ए है, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, मान लेते हैं इसकी साइड है एक्स, ठीक है ना। रेक्टेंगल में देखें ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये जो स्क्वायर होता है ज़रूरी तो नहीं है एक ही साइज का बनेगा, एक ही साइड का बनेगा, ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक वेरिएबल है। बात समझ आ गई, वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पर जो एक्स है और यहाँ पर जो एल एंड बी है वो सारे के सारे क्या है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होने वाली है। भाई कहीं किसी में कुछ आपको दिया हुआ है इतने मतलब मान लेते हैं आपको
3 सेंटीमीटर का बोला हुआ है, 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाइए। मान लेते हैं आपको बोल दिया 5 सेंटीमीटर एक साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए। मान लेते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको बोल दी भाई 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इतने की लेंथ एंड ब्रेड्थ बनाइए। तो इस तरह से वेरिएबल से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसी के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलजेब्रा में हमारे पास एक टर्म होती है पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर। तो अगर हम स्क्वायर के केस में देखिए क्या पेरीमीटर होता है, चारों साइड का सम 4a। इसके केस में क्या होगा 3x, 3 साइड का सम, ठीक है। इसके केस में क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 साइड का सम, ठीक है। चारों 2 साइड का सम हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो चारों साइड का सम आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस स्क्वायर वाले केस में ए की वैल्यू रख लीजिए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। कुछ भी रखिए ए की वैल्यू, पेरीमीटर मिलता चला जाएगा। एक्स में भी सेम है, एल और बी में भी सेम है। तो इससे हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास एक वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये जो 4 है, ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये क्या है, सब ये कांस्टेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको ये कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो सेम रहेंगे, बट एक्स ए एंड एल प्लस एल एंड बी ये सब चेंज होते रहेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सो अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आए अलजेब्रा की, तो किस तरीके का हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रा ने हमें एक स्टडी दिया है। अलजेब्रा ने बताया कि भाई एक ना आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूले का बॉक्स है, फॉर्मूले का बॉक्स है, या फिर इसको बोल दिए ये अलजेब्रा है, ये और रिलेशन है, यहां पर ऐसे हैं, और बोल दीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये सारे हैं। यहां पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या चाहिए, यहां से इस बॉक्स को कुछ एक इनपुट चाहिए, ठीक है ना, कुछ एक इनपुट चाहिए। ये जो इनपुट होगा ये भाई क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है 4 3 2 1, ठीक है। इनपुट क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल हो सकते हैं। आउटपुट यहां से निकलेगा। तो ये जब इनपुट जो है यहां से गया है आपके इस फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला बॉक्स के अंदर, तो यहां से क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट बेसिकली आपका एक फिक्स्ड नंबर होगा, फिक्स्ड नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पेरीमीटर की बात कर रहा था, पेरीमीटर आपको आउटपुट में मिलेगा। तो इसके लिए इनपुट क्या बनाना पड़ेगा आपको, इनपुट क्या है पेरीमीटर के लिए, मान लेते हैं हम स्क्वायर का केस ले लेते हैं। स्क्वायर के केस में पेरीमीटर है 4a, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, ठीक है। आपको a की वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं a मेरा 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4a यहाँ पे चला गया आपका, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है ऐसे लिखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना 4a, ये यहाँ चला गया। ये क्या है, ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, हम जानते हैं। जैसे ही इसके अंदर ये वैल्यू आएंगी, ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये बोलेगा 4 तो मैं जानता हूँ फिक्स वैल्यू है, ए क्या है, A3 है, तो इसका आंसर क्या होगा 12। तो ये इसको बोलेगा भाई तू आउटपुट में क्या प्रिंट कर दे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का आपका आउटपुट हो जाता है। जब आप इनपुट कलेक्ट करते हैं यहाँ से, आउटपुट भी उसको डालते हैं एक इंजन के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक रिलेशन के अंदर। रिलेशन क्या है, पेरीमीटर है, 4a है, क्योंकि क्या है ये स्क्वायर है, ठीक है ना। डालेंगे वैल्यूज डालेंगे, 4 तो 4 रहेगा ही रहेगा, a की वैल्यू 3 थी, 12 आ जाएगा। आउटपुट में आपको 12 सेंटीमीटर यहाँ मिल जाता है, आउटपुट ये, ठीक है ना। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अलजेब्रा को समझने की। एक बेसिक मैंने टेम्पलेट बना लिया, बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया, आप ऊपर से कैसे समझेंगे इसे, है ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है। यहां पर ये क्या थे, ये कांस्टेंट थे, ओ पेन चेंज करना भूल जाता हूं, ये कांस्टेंट थे, और ये क्या थे, ये आपके वेरिएबल थे। पक्की बात है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या तो नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ लग जाएगी बढ़िया, ठीक है ना। ये इस तरह से कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए, है ना। बीच में समझ में आया कि रिलेशंस क्या है, और एंड में जो आउटपुट मिला इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना क्लैरिटी से। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आइए दोस्तों और समझते हैं इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख लेते हैं वो क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। देखिए जब अलजेब्रा आपका एक्सप्रेशन बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लिख दीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
कैसे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले समझते हैं। हमने अभी तक क्या स्टडी करी थी, हमने बोला था जी हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम एक वेरिएबल का नाम दिया है। कांस्टेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, क्या है, 4 है, 6 है, -2, 3 है, 1/2 है, 1000 हो सकता है, 8.2 कुछ भी हो सकता है, ये सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल में ना आपको एग्जांपल दिए थे, वेरिएबल क्या हो सकता है भाई, कोई भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है ना, पी एम एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरी एक और चीज़ मेरे पास आती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, और इसको कई कई जगह ऑपरेशंस भी बोला जाता है। क्या होते हैं ये, देखिए बेसिक है भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, ये सारे आप जानते हैं, तो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर इन तीनों को एक घोल मिलके कुछ बनाएंगे। हम क्या बनाने वाले हैं, देखिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। क्या होता है एक्सप्रेशन, देखिए इन तीनों से। तो अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं उसको। देखिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं 3x, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आने वाला है आपका 3, वेरिएबल होगा x, ठीक है। अच्छा फिर एक ले लेते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, 4x प्लस ऑफ 3y। कांस्टेंट क्या है 4 and 3 और वेरिएबल क्या है x and y। फिर ले लेते हैं 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 4। तो इसको क्या होगा, कांस्टेंट होगा 2 3 और -4। वेरिएबल क्या है x और y। आगे चलते हैं, हमारे पास एक ये है a 1/2 a माइनस 3/4 b। तो कांस्टेंट क्या होगा 1/2 और -3/4। ये पूरा का पूरा माइनस भी इंक्लूड होके कांस्टेंट बनाएगा, ठीक है। -3/4 कंप्लीट कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्या होगा a एंड b। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो ऑपरेटर जो होता है ना, वो आपका क्या करता है, वो कांस्टेंट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ पे क्या था, -4 था, तो ऐसे ये कांस्टेंट के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट के पार्ट में आ गया। यहाँ पर ये वाला केस देखिए, यहाँ पर ना ये जो 3/4 था, ये -3/4 लेके चले तो यहाँ पर ये आ गया। ये -b नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बात को मेरी, ये -3/4 होगा। सो कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जो फिक्स रहे, तो -3/4 फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। b तो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कांस्टेंट की, वेरिएबल की, और ऑपरेटर कौन से उनको जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। आइए दोस्तों अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करते हैं यहाँ पे। आइए दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपको ना मैं यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, ठीक है ना। बोल लेते हैं किसी एक लैंग्वेज में मैं आपको कुछ एक स्टेटमेंट, एक लाइन बोलूंगा, ठीक है। यहां पर क्या है, मुझे यहां पर उसका एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बनाना है। कैसे बनाते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है, ठीक है। और नहीं तो ये छोटे छोटे जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको काफी जगह दिखेंगे, तो आपको इसको इजीली कन्वर्ट करना आ जाएगा एक्सप्रेशन में। कैसे है, ये जो लैंग्वेज है ना, यहां से मैं लैंग्वेज में इनडायरेक्टली बोले तो इसको एक मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग है, देखिए मजा आएगा आपको। पहला एक्सप्रेशन यहां पर, पहला स्टेटमेंट आप लेते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए किस तरह लिखता हूं, 5 एडेड टू ए। कैसे लिखेंगे इसको बताइए। देखिए 5 यहां पर मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसका मतलब बताऊंगा। 5 ऐड हो गया ए के अंदर, कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 5 ऐड हो गया ए के अंदर। 5 तो ये था एडिशन, एडिशन का साइन ए के अंदर। दूसरा समझिए, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। भाई 8 आपके पास एक नंबर था, ये किस में सब्ट्रैक्ट हो गया, ए में से। ए में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, फ्रॉम मतलब ए में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। यहां पर फ्रॉम शब्द पे गौर करिएगा, जब फ्रॉम लगता है तो ध्यान दीजिए किस में से हो रहा है, ए में से हो रहा है, तो जिसमें से हो रहा है वो पहले आएगा, सीधी सी बात है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 8, तो -8 आएगा, समझ गए। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए मतलब ए यहां सबसे पहले आएगा, इसके अंदर से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है जी। तीसरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 1/3
of A is added to वन नहीं टू हाफ ऑफ बी। ये कहता है कि एक तिहाई ए आपका ऐड हो जाए। ऑपरेटर क्या है? ऐड। किसमें? हाफ ऑफ बी के अंदर। मतलब ऐसे लिखेंगे एक तिहाई, वन थर्ड ऑफ ए ऐड हो जाए, हाफ मतलब 1/2 ऑफ बी के अंदर। आ गया समझ में? इजी था ये भी। अब देखिए एक और लिखता हूं, ये इंटरेस्टिंग है। 8 subtracted from the sum of A and B। क्या कह रहा है? देखिए यहां पर 8 को सब्ट्रैक्ट कराता है फ्रॉम। देखिए पहले फ्रॉम देखिए कहां है? फ्रॉम द सम ऑफ ए एंड बी। पहले आप ए और बी का सम निकालेंगे, एक चीज मिलेगी, उसमें से ए सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले मैंने ए प्लस बी का सम निकाला, उसमें से फ्रॉम मतलब उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, -8 लिख दिया। इंटरेस्टिंग है ना? पांचवा कर लेते हैं। ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड ए इज डिवाइडेड बाय 5। इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है? 8 और ए का प्रोडक्ट लिखना है, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 डिवाइडेड किससे करेगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर क्या थे? ये सारी की सारी क्या थी? ये सारी की सारी लैंग्वेज थी। ये सारी की सारी लैंग्वेज थी, शब्दों में बयां किया था, इस बात को शब्दों में लिखा हुआ था। यहां से इसको मेरे को कैसे कन्वर्ट करना है? मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। रियल लाइफ में यही तो होता है, हमारे पास लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना होता है मैथमेटिक्स में। तो इसलिए काफी काम आता है वेरिएबल हमारे पास। वेरिएबल अगर होगा तो हम उसको एक्सप्रेशंस में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई यहाँ पे? आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये क्या पावर देता है आपको? लैंग्वेज से आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं चीजों को मैथमेटिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आइए दोस्तों इसको आगे चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं इसमें। अलजेब्रा को देखते हैं, डेली लाइफ में अलजेब्रा किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। मैं आपको ना एक स्टेटमेंट देता हूं पहले, ठीक है, फिर मैं इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 बोल देते हैं, पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, ये देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, राजू स्कोर्ड 30 मार्क्स मोर देन रवि। अब यहां पर एक चीज गौर करिए, पहले मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं, फिर आपको देखिए समझाता हूं। राजू का स्कोर 30 मार्क्स ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा है, रवि के मार्क्स से। अब यहां पर मैं कोई कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पर कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? ठीक है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आप कैसे समझेंगे? मान लेते हैं आपको ना दूध पीना है सुबह सुबह, तो आप किस पे डिपेंड है? अपनी मदर पे। आपकी मदर आपको मिल्क बनाकर देंगी, तो जो आप क्या है? आप है डिपेंडेंट। आपकी मदर क्या है? इंडिपेंडेंट। भाई उनका कोई काम नहीं रुक रहा, बट आपका काम रुक रहा है, आप उन पर डिपेंड है। तो पहले जब वो दूध बना के देंगी तो ही आप पी पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो वेरिएबल, पहले जो कंसेप्ट आता है वो किसका आता है? वो इंडिपेंडेंट का आता है। कौन सा बंदा इंडिपेंडेंट है हमें ये देखना स्टेटमेंट में। समझ आ गई? मदर और सन के रिलेशन में मैं बता रहा हूं कि मदर सबसे पहले क्या, मिल्क बनाएंगी गैस पे, चूल्हे पे, उसको गर्म करेंगी, प्रिपेयर करेंगी, फिर आपको देंगी, आप उसको पिएंगे। तो आपने कोई मेहनत नहीं करी। ठीक है, आप किस पे डिपेंड है? आप मदर पे डिपेंड है, क्योंकि वही मिल्क बना रही है। तो मदर क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। आप मदर पे डिपेंड है। ठीक है ना? तो आप क्या हो गए? आप हो गए यहाँ पे डिपेंडेंट। तो पहले इस एग्जांपल को मैं लिख देता हूं। ठीक है ना? तो मदर, चेंज करना भूल जाता हूं पहले यार। मदर यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। मैंने भी समझाया आपको, आप उन पे डिपेंड है। तो मदर के बाद जो सन है ना, वो डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि मदर सन को क्या दे रही है? मिल्क दे रही है।
सो सन जो है मदर पे मिल्क के लिए डिपेंडेंट है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट है और डिपेंडेंट का कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट हम ऊपर वाली स्टेटमेंट में लगाने वाले हैं। यहां पर देखिए, गौर करिए स्टेटमेंट में क्या कहता है, राजू स्कोर्स 30 मार्क्स मोर देन रवि। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है, रवि के मार्क्स मुझे पता करने हैं, क्योंकि राजू तो डिपेंड करता है रवि पे। ठीक है, राजू किस तरह डिपेंड कर रहा है, जितने भी रवि के मार्क्स होंगे उसका 30 मार्क्स ज्यादा राजू के होंगे। सिंपल सी बात है ना, यहीं पे लिख रहा है राजू स्कोर 30 मोर देन रवि। तो इसका मतलब अगर मैं रवि के मार्क्स को यहां पर बोलूं, अगर मैं रवि के मार्क्स को यहां पर बोलूं कि रवि के यहां पर मार्क्स मान लेते हैं कितने हैं, x मार्क्स हैं रवि के। ठीक है, तो राजू के कितने होंगे, सिंपल सी बात है x प्लस 30। आ गई ना बात समझ में? अब आपको कितनी आसानी से आपको कंसेप्ट देखिए समझ में आ गया। रवि क्या है यहां पे, रवि है यहां पे इंडिपेंडेंट। तो पहले आप क्या करेंगे, जब कभी भी वेरिएबल देंगे तो इंडिपेंडेंट को देंगे। रियल लाइफ में कभी भी वेरिएबल देंगे इंडिपेंडेंट को देंगे। जो डिपेंडेंट है, राजू क्या है यहां पे, राजू डिपेंडेंट है। राजू डिपेंडेंट है तो राजू अपने आप ही वैल्यू उठा लेगा। क्या है वैल्यू इसकी, x प्लस 30, क्योंकि 30 तो यहां पर कांस्टेंट था और x जो है वो रवि का था, तो रवि से 30 ज्यादा है, तो रवि मतलब x 30 ज्यादा है, तो ये राजू की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, x प्लस 30 को ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे अब। तो किस तरह से देखिए डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, डेली लाइफ की जो चीजें हैं, स्टेटमेंट है, वो मैंने कैसे कन्वर्ट कर दी मैथमेटिक्स में। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, और स्टेटमेंट आपको बताता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट ले लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है देखिए, यहां पे क्या लिखता है, स्पीड ऑफ अ कार, ऑफ अ ट्रेन सॉरी, इज 100 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ ए कार। समझ आ गई कि एक ट्रेन की स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर ज्यादा है कार की स्पीड से। अब मुझे आप बताइए इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। इसमें दोस्तों यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होगा कार, वो होगा दोस्तों कार। क्यों होगा कार, क्योंकि कार की जब तक स्पीड पता नहीं चलेगी तब तक हम उसमें 100 ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर कार की स्पीड में क्या करिए, यहां पे कार को लिख दीजिए, ये क्या है, ये वेरिएबल बन सकता है, और इस वेरिएबल को लिख दीजिए, ये क्या है, ये मान लेते हैं आपके पास है ए किलोमीटर पर आवर। ये आपने वेरिएबल बना दिया। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, सिंपल सी बात है, ट्रेन यहां पर किस तरह से काम कर रहा है, ट्रेन यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, ए प्लस ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने क्या समझाया आपको, कार को यहां पर मैं क्या करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में लिखूंगा, और ट्रेन क्या होगी, ट्रेन होगी यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ गई ना आपको बात। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई हमारी, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि डेली लाइफ में किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को सर्च किया है। मैं भागा नहीं कि क्या वेरिएबल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, नहीं, पहले ये देखो कौन सा किस पर डिपेंड हो रहा है। हमने देख लिया भाई इंडिपेंडेंट जो है वो कार है, अपने आप में कार है, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, ट्रेन उस पर डिपेंड है। ट्रेन कहता है जब तक कार की मुझे वेरिएबल नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं उसमें 100 नहीं जोड़ पाऊंगा। जैसे ही वेरिएबल मिला तो कार की, ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए आपने 100 जोड़ दिया। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आइए और एग्जांपल लेते हैं और स्टेटमेंट्स लेते हैं। आइए एक और सिनेरियो देख लेते हैं। सिनेरियो नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4। यहां पर क्या है लिखते हैं, देखिए क्या है, राम इज ट्वाइस एज हैवी एज श्याम। अब देखिए यहां पर क्या है, वही चीज हमने करनी है, अंडरस्टैंडिंग क्या बनानी है, सबसे पहले चूज करना है कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर क्या है, राम डिपेंड है, राम कहता है मैं ट्वाइस हूं, मैं दुगना हैवी हूं शाम से। तो पहले भाई शाम की तो बता दो, शाम कितना भारी है। तो शाम क्या है, हम यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और राम क्या है, राम यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है।
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको क्या देते हैं, हम उसको वेरिएबल यहाँ असाइन करते हैं। कौन सा वेरिएबल असाइन करेंगे, यहाँ पर इसको x ले लेते हैं। तो राम की कितनी वेट हो जाएगी, यहाँ पर राम की कितनी वेट हो जाएगी 2x, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस शब्द का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बस हमें ये ढूंढना है कि जी कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट बैठा हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है कि मोनू के फादर क्या हैं, ट्वाइस, मोनूज फादर इज 10 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हिज सन। तो यहाँ के मोनू के फादर, जो फादर हैं, ओ गलत पेन चूज कर लिया मैंने। जो फादर हैं, एक तो एंटिटी वो है, और एक हिज एज, मतलब मोनू की यहाँ बात करी जा रही है। समझिए इस स्टेटमेंट को, मोनूज फादर की बात करी जा रही है, इज 10 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हिज एज, मतलब यहाँ मोनू की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मोनू, हिज एज मतलब मोनू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको इस तरह लिख दीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, क्या है इसकी वैल्यू x मान लेते हैं, तो हिज एज इज x, ठीक है। अब फादर की एज कितनी होगी, फादर्स कितनी एज के होंगे भाई, 2x ट्वाइस हिज एज प्लस ऑफ 10 ईयर ओल्डर, 10 ईयर बड़े हैं, तो 10 ईयर उससे ज्यादा बड़े हैं। तो इस तरह से यहां पर कह दीजिए जितनी भी x है उसको ट्वाइस करिए, 10 ईयर कर दीजिए, ये स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था बट ये इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हिज एज आया ना तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे, हिज एज कौन है ये, तो यहाँ पर हिज एज मतलब मोनूज की एज है, ठीक है ना, मोनू की एज, क्योंकि ऊपर तो मोनूज फादर लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या चालाकी करी है क्वेश्चन बनाने वाले ने, मोनूज जो शब्द है ना वो उसके ऊपर यूज किया गया है, मोनू जो शब्द है वो देखिए यहाँ पर यूज किया गया, जिससे कंफ्यूज हो जाए बच्चे, ठीक है ना। सो मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब कॉन्सेप्ट सिंपल होता है तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको ट्रिकी बनाता है, उसकी लैंग्वेज ट्रिकी बनाता है, जैसे इस केस में बनाया। आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों अलजेब्रा की हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं हमने समझ लिया। अब एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन को समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बेसिकली इक्वेशन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, समझ है ना, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेट करना। तो देखिए दो साइडें होती हैं LHS और एक साइड होती है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे इजिकल टू का साइन होता है, कुछ एक चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं, मतलब कि हम बोलें कुछ टर्म्स यहाँ लिखी होती हैं। अब मैं इस टर्म्स को डिफाइन करूँगा जब एक्सप्रेशन बताऊँगा, और यहाँ पर भी कुछ टर्म्स लिखी होती हैं, यहाँ पर इक्वेट करते हैं। और ये इक्वेशन हमें क्या करती है, हमें इक्वेशन जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू निकाल देती है। तो हमें कंसेप्ट क्या है, जो भी वेरिएबल होगा उसको आप क्या करेंगे, उसको एक साइड में ले लेंगे, एक कीप एक साइड, मतलब ठीक है ना, उसको एक साइड में लेंगे, बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक साइड में लेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। कैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते हैं आपके पास एक वेरिएबल है x प्लस 6 के साथ 16 के साथ ऐड हो रखा है, ये बनाता है 22। तो देखिए ये जो वेरिएबल है ना, इसको वेरिएबल लिख देते हैं, ये वेरिएबल है, इसको एक साइड ले जाइए, मतलब इसको x को यहाँ रखिए, और ये जो 16 है ना इसको राइट साइड में ले जाइए। तो 22 जब राइट साइड में 16 को लेंगे साइन चेंज करेगा, ये बन जाएगा -16। सो x की वैल्यू क्या होगी, x यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये वेरिएबल का आंसर हो जाता है, ये वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल और क्या है इसमें, मान लेते हैं आपके पास ऐसे रखा हुआ है x, -x ऐसे रखा है, +16 ऐसे रखा है, 22 ऐसे रखा है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ तो वेरिएबल की वैल्यू -x है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले -x को ऐसे लिखिए, जो बेसिक्स है उसको फॉलो करिए, 22 ऐसे लिखिए, 16 को यहाँ ले जाइए, -16 हो जाएगा, -x ऐसे ही रखिए, ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है माइनस की, तो जब वेरिएबल की प्लस की वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये माइनस यहाँ पर इधर अटैच हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, वेरिएबल की वैल्यू हो गई -6, ठीक है ना, क्योंकि -x की वैल्यू 6 थी, x की वैल्यू क्या हो गई -6, ठीक है ना। इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कैसे किया ये, अगर ये भी बताना है तो बताया था, दोनों तरफ ना आप क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -x इजिकल टू -6, और ये माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, x इजिकल टू -6। आगे ना समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो इस तरह से मैंने किया, ये मैंने मतलब कुछ बच्चों की क्वेरी हो सकती है कि माइनस वहाँ क्यों चला गया, तो इसीलिए कंसेप्ट करके दिखाया था मैंने, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं, एक्सप्रेशंस को एक बारी समझते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है। देखिए दोस्तों एक्सप्रेशन की अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो
मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। पहले देखिए, इसको बनाता हूँ। क्या है? 2 है प्लस ऑफ 3xy प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे। इसमें क्या है? ये तीनों चीज़ें क्या है? 2 3xy एक्स स्क्वायर वाई, इनको बोलते हैं टर्म्स। ये है यहाँ पे टर्म्स। फिर से बता देता हूँ क्या क्या टर्म्स हैं यहाँ पे। एक तो टर्म है 2, दूसरी टर्म है 3xy, तीसरी यहाँ पर टर्म है दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई। 3 टर्म्स मैंने बना दी। अब यहाँ पर गौर करिए, ये जब 3 टर्म, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट हो जाए, एक ऑपरेटर से कनेक्ट हो, यहाँ पे क्या है? प्लस ऑपरेटर है। ये देखिए, एडिशन यहाँ साइन बना, एडिशन यहाँ साइन बना, तो एक कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है ना, ये वाला, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। 2 प्लस 3xy प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इस कंप्लीट को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। 2 एक्सप्रेशन नहीं है, 3 एक्सप्रेशन नहीं है। तो एक्सप्रेशन की तो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, एक बार इन टर्म्स की भी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले एक मैं टर्म की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। इसी टर्म को ले लेते हैं। इसकी ना पेन चेंज करना भूल जाता हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसको माइनस नहीं, इस टर्म को लिख लीजिए 3xy। ये टर्म मैंने लिख ली। अब देखिए टर्म में क्या क्या है उसकी स्टडी करते हैं। टर्म में देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं, 3x और y। ये क्या है? ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रखी हैं, तभी टर्म बनता है। तो इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं मैं इस टर्म को यहाँ पर x से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा भाई? अगर मैंने x से डिवाइड किया तो ये x कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? x यहाँ पे इस टर्म का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को y से डिवाइड कर दूं, y से y कट हो जाएगा। तो क्या हो गया? y जो है इस टर्म का, इस पूरी टर्म का 3xy का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं 3 नीचे हुआ, तो 3 अगर यहाँ से यहाँ कट हो गया तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर हैं, 3x एंड y। फैक्टर्स क्या क्या है लिख दीजिए। फैक्टर्स हैं कौन कौन से? 3 हैं, x एंड y हैं। 3 इसके फैक्टर्स हैं। किसके? टर्म के। ये हमने टर्म लिया था यहाँ से। ठीक है, कैसे हुआ ये थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को अगर समझ में ना आया हुआ। मान लेते हैं मैं ना यहाँ पर लेता हूँ 6 लेता हूँ। तो 6 क्या है? 6 एक टर्म है, मान लेते हैं। इसको 2 इंटू 3 है। सो अगर मैं इसको यहाँ से 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो जाता है डिवाइड, तो 2 इसका फैक्टर है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 इसका फैक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है, 2 एंड 3 दोनों फैक्टर होते हैं ना। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो समझ आ गई कि इसका मतलब क्या है? इस टर्म का 3 भी फैक्टर है, x भी फैक्टर है, y भी फैक्टर है, वो मैंने लिख दिया। सो इस तरीके से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 3 जो नंबर है इसको हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल अलग अलग दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई। वेरिएबल क्या क्या वेरिएबल हैं? एक्स एंड वाई। ये 2 वेरिएबल यहाँ पर बनते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग इसकी बना सकते हैं। फैक्टर क्या क्या है? 3xy, कांस्टेंट क्या है? 3, और वेरिएबल क्या है? x एंड y। ठीक है ना, ये एक ओवरऑल हम अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं टर्म को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह के एक्सप्रेशन के अंदर हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आइए एक्सप्रेशन में और चीज़ें देखते हैं। देखिए, एक और चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ एक्सप्रेशन को और डीपली समझाने के लिए। आपके पास एक वेरिएबल है x, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? मतलब इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1, क्योंकि x की देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर। यहाँ पर x को ऐसे 2 ऊपर लिखता हूँ, तो उसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 2। यहाँ पर मैं x y स्क्वायर लिखता हूँ, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? पावर ऑफ x बताइए यहाँ पे कितनी है? 1। पावर ऑफ y बताइए कितनी है? 2। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब देखिए, इसी कंसेप्ट को लेके एक्सप्रेशन की एक चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें मैंने, एक चीज़ क्या बताई थी आपको? टर्म्स बताई थी। टर्म्स होती हैं एक्सप्रेशन में। तो कितने टाइप की टर्म्स होती है ये समझ लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप की टर्म्स होती हैं। एक होती है, यहाँ पर लिख दिया लाइक टर्म्स, और एक होती है दोस्तों अनलाइक टर्म्स। इन दोनों को समझते हैं। देखिए, लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होंगी? लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स हैं जहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे सेम वेरिएबल है, वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। सेम पावर ऑफ वेरिएबल्स भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल एंड पावर आर डिफरेंट।
वेरिएबल एंड पावर आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं। कैसे समझेंगे इसको, समझ लिए, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे इसको। लाइक एंड अनलाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले मान लेते हैं आपके पास एक टर्म है 2xy, दूसरी टर्म है 4xy, तीसरी टर्म है 6xy। इसमें क्या है, गौर करिए, इसमें क्या है, पावर देखिए एक्स और वाई की कितनी है, 1 1 1 1 1 1 पावर है, और दो ही यहाँ पर वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या है, अनलॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक टर्म है एक्स ए स्क्वायर बी, एक है ए बी, एक है ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो ए बी है, बट पावर जो है ना, पावर वो डिफरेंट है, इसलिए अनलाइक है। देखिए यहाँ पर पावर क्या है, ए की, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, बी की क्या है, 1 है 1 है, फिर यहाँ पर देखिए 2 आ गई बी की पावर, ठीक है ना। तो इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक टर्म्स ये। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है ये, इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपको टर्म दी हुई है 9x माइनस 4x, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, xx है और पावर भी बराबर है। और ले लेते हैं माइनस 6ab 4ab माइनस ऑफ 8ab, ये भी बराबर है, पावर भी सेम है और वेरिएबल भी ए बी है। यहाँ पर एग्जांपल और ले लेते हैं। ये है 4, ये है 12x, ये है 19y z, देखिए अलग अलग वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल हैं अनलाइक के, ये एग्जांपल है लाइक के, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक कंसेप्ट और समझते हैं हम एक्सप्रेशन में, जो हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म की बात करी थी। सो लाइक टर्म का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक टर्म ये कहता है कि लाइक टर्म के अंदर ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे समझाता हूँ आपको, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास ना एक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 6xy, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 8xy, ये एक्सप्रेशन है। तीसरा आपके पास यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6x स्क्वायर, ये आप कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये तीनों जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे तीनों एक्सप्रेशन है, इनको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ऐड कर दिया मैंने, ठीक है ना। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैसे कैसे एडिशन होगा, देखिए समझिए। यहाँ पर सबसे पहला टर्म देखते हैं, क्या एक्स स्क्वायर किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। तो यही तीनों ऐड होंगे, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वही ऐड होंगे। क्या क्या कांस्टेंट है इसके पास, 3 है, 9 है, 6 है। तो कितना बनता है, 3 + 9 12 + 6 18x स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को हमने कर दिया, इसकी मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पे जो कर दिया उसको हटा दीजिए एक तरह से, है ना, यहाँ मार्किंग कर दीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब दूसरा देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में, यहाँ पे टर्म क्या है, हम ले लेते हैं एक्स वाई। एक्स वाई देखिए यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर एक्स वाई आ रही है 6xy, यहाँ पर कितनी है एक्स वाई, -8xy। तो अगर आप इसको लिखेंगे 6xy माइनस 8xy होगा -2xy, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी जो ये जो टर्म बनेगी वो ये वाली बनने वाली है, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर परफेक्टली बन जाती है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, लाइक फ्रैक्शन में जो लाइक फ्रैक्शन है उसके सेम टर्म ही यहाँ ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैंने करके दिखाया किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम एक एक्सप्रेशन वाले इसमें कंसेप्ट में एक हम एडिशन का एग्जांपल देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमें क्या है, हमें यहाँ पर ना 3 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। क्या क्या टर्म्स हैं, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 7, एक टर्म ये हो गई। दूसरी टर्म क्या है, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2। एंड तीसरी टर्म क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे, माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 8। 3 टर्म्स हमें यहाँ पर दी हुई हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों टर्म को ना यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। इनमें क्या करना है, इन तीनों टर्म को यहाँ पर ऐड करना है। तो मतलब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसको इससे ऐड करना है, इस टर्म को इससे ऐड करना है, एंड को भी यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना, इस तरह से। अब कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स, तीनों एक्सप्रेशन को, सॉरी मैंने टर्म बोल दिया, तीनों एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से देखिए डिजाइन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 7, ठीक है। अब देखिए जो -4x स्क्वायर है ना सेकेंड टर्म का, वो इसके नीचे आएगा, -x प्लस x यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा।
फिर क्या है -5x² यहाँ आएगा, फिर -4x यहाँ आएगा, +8 ऐसे डिज़ाइन करेंगे। ऐसा डिज़ाइन मैंने क्यों किया है, देखिए समझिए इस बात को कि जो x² है ना, ये जो आपका यहाँ पर x² वेरिएबल है, ये जो है यहाँ पे ये एक लाइन में आएगा, x जो है ये एक लाइन में आएगा, इस तरह कर दीजिए, x जो है ये एक लाइन में आएगा, और जो कांस्टेंट है ना बचा हुआ जो एंड में वो एक लाइन में आएगा। समझ गए, इसको ऐड करिए। तो -4 और -5 कितना, -9 + 3 माइनस ऑफ 6x²। आगे चलते हैं, ये क्या होगा, -2 और -6, -2 और -4 -6 आएगा, -6 प्लस 1, मतलब यहाँ एक तरह से ना 1 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा -5x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, +7 +8, तो +15 -2 +13, ये अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि आप जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उसको एक ही लाइन में लगा दीजिए। एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल भी साथ साथ ही कर लेते हैं। देखिए क्या है, कैसे करेंगे इसको, लिख लीजिए। मैं यहाँ पर 3x² माइनस ऑफ 2x + 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कर दीजिए। किस में से कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन और लिख लीजिए, 5x² माइनस ऑफ 4x + 8। मतलब पहले आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसमें से आपको ये निकालना है। दूसरे नंबर पे आप ये लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे, इसमें से ये निकालना ही, ऐसे लिखेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे, पहले ये लिख लीजिए, -5x² माइनस ऑफ 4x + 8, ऐसे लिख लिया। फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिखिए, वही पहला एक्सप्रेशन तो मैंने ऐसे लिख लिया। दूसरा कैसे लिखेंगे, दूसरा ये वाला लिख लीजिए, क्या है ये, 3x² माइनस ऑफ 2x + 7, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर लाइन लगा दीजिए। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है ना, इस तरह से देखिए। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये जो माइनस है ये इस 3 को मिल जाएगा, ये बनाएगा -3 -5 -8x²। ये जो माइनस है ये इस -2 को जब मिलेगा तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ -2 कितना बनता है, +2, तो ये +2 बन जाएगा, -4 माइनस ऑफ 2x, +7 था माइनस आएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा +1। ठीक है, इस तरह से ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होकर इस तरह से फाइनली आपके सामने आएगा। तो एक हमने एडिशन का एग्जाम्पल देख लिया, एक हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। दोस्तों और क्या कंसेप्ट सीखते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन में अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a + b इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, जब तक हमें वेरिएबल और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल a और पहला वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल b की वैल्यू नहीं पता चली तो कैसे निकलेगा। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2। ठीक है, इसको अब यहाँ पे लगा दीजिए। ये क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2 दिया, ये 2 एज इट इज रहा। इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और ये स्क्वायर, ये हो गया 9। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल था, अब एक बड़ा एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन लेते हैं, 3a² + 4b² माइनस 3a² माइनस ऑफ 3ab², ये लिख लेते हैं। सेम चीज़ें कर रहा हूँ मैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, इस पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। 3 इंटू ये 1 स्क्वायर है प्लस 4 इंटू ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है माइनस 3 इंटू ये क्या है 1 का स्क्वायर, b क्या है 2 माइनस 3 इंटू ए है 1, b है 2 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे 3 प्लस 4 इंटू 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 16 माइनस 6 माइनस ऑफ 12। अब क्या करेंगे, 16 प्लस 3 कितना बनाता है 19, माइनस 6 और माइनस 12 18 बनाता है, माइनस 18 होगा, ये आएगा 1। तो आंसर आ गया 1। सो एक्सप्रेशन में क्या है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है जैसे आप पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन खुल जाएगा। खुलेगा मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट हो गई तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे कांस्टेंट बन जाएंगे। तो सिंपल मैथ्स है, सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, वो कर देंगे ऑपरेशन, यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू रखना, किसकी वैल्यू रखेंगे, वेरिएबल्स की। भाई एक्सप्रेशंस तो टर्म से बने और टर्म किससे बने, वैल्यू से बने हैं। ठीक है ना, इस तरह से टर्म किससे बने, सॉरी वेरिएबल से बने हैं, वेरिएबल के अंदर क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। आई दोस्तों एक्सप्रेशन में और क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमें, एक्सप्रेशन में सीखते हैं कितने टाइप्स के हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। अब टाइप किस पर डिपेंड करता है, कितने टर्म्स एक्सप्रेशन के अंदर होते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए पहला यहाँ पर
टाइप है, यहाँ लिख लीजिए टाइप पहला यहाँ पे है, ठीक है, इसको इस तरह बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं और इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए पहला क्या है, इसका नाम होता है मोनोमियल, मोनोमियल्स, ठीक है। इसमें टर्म कितने हैं, इसमें 1 टर्म है और एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लेते हैं 5x 3x 4x 3a -4y 7z, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप क्या है समझ लीजिए दोस्तों, दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर टर्म्स हैं दोस्तों हमारे पास 2 टर्म्स हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो पहले बाइनोमियल देखेंगे, 2 टर्म है इसके पास, तो यहाँ पे लिख लीजिए x + y 2x - y 3z + x, ठीक है ना, 3a + 2b, ऐसे लिख लीजिए, 2 टर्म है ना। तीसरा क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स ऐसा लगाते हैं पीछे, 3 टर्म्स हैं, क्या होगा देख लीजिए, a + b + c x - y - z x + 2y + 3z, ये सब क्या है, 3 टर्म वाले हैं। चौथा यहाँ पर अगर हम देखें, चौथा अगर हम यहाँ पे देखें, चौथा क्या है, क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। कैसे कैसे होंगे टर्म्स, मान लेते हैं x + y + z + k, रेयरली देखने को मिलता है ये, क्योंकि 3 तक तो हमें देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है, तो यहाँ लिख दे x - a - b - c, ऐसे करके रेयरली देखने को मिलता है। तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने टाइप्स में देखा कि टर्म पे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर डिजाइन है। तो 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल को बोलेंगे जब 4 टर्म। एग्जांपल भी दे दिए। अच्छा, अब एक आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अगर ये सारी की सारी यहाँ पर टाइप्स को एक जेनरिक फॉर्म बोले, जेनरिक बोले, इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। इसको यहाँ पर इस तरह से सही तरीके से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। बड़ी क्लासेस में इसका चैप्टर है पूरा। सो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपको 1 और मोर टर्म्स, मतलब इसके अंदर सारे आते हैं। इसके अंदर 1 टर्म भी आती है 3x, इसके अंदर 2 टर्म भी आती है 3x + 2y, इसके अंदर 3 टर्म भी आती है x + y + z, इसके अंदर 4 टर्म भी आएगी, ठीक है ना। पोलिनोमियल मतलब कितने भी नंबर ऑफ टर्म इसमें डाल सकते हैं। जनरल नाम हमने लिख दिया इन सब का, ठीक है ना, फर्दर इससे भी आगे उन सब का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए कितने टाइप के यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग है ये पोलिनोमियल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन में और क्या क्या चीजें हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा था, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन समझते हैं। एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होते हैं, टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होते हैं समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ना यहाँ पर एक टर्म है x, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये x² बनाता है, यहाँ x² × x3 लिखते हैं, ये क्या बनाता है, ये x5 बनाता है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 2 वेरिएबल सेम है, मान लेते हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, सेम बेस से बनाते हैं ना, तो ये क्या बनेगा, xa + b। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास यहाँ पे x है और ये y है, ठीक है, तो ये x y इंडिपेंडेंट काम करते हैं, x है y का स्क्वायर है, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि बेस इसमें सेम नहीं है, बेस अलग अलग है। तो एक तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया हमारा, एक ये कंसेप्ट समझ में आ गया। डिवीजन की बात कर लेते हैं। देखिए x² / x, ये क्या बनाता है, x बनाता है, x⁵ / x⁵, ये क्या बनाएगा, x5 - 3 x² बनाएगा ये, ठीक है। जब ये x² बनाएगा, यहाँ पर रह गया, तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास xa है और xb है, तो xa - b ऐसे चला गया, यहाँ पर ये a - b ऐसे चला गया। जब xa - b गया, तो इसका मतलब क्या, जो न्यूमरेटर की पावर है उससे डिनोमिनेटर की पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये डिवीजन का कंसेप्ट है। तो हम एक कंसेप्ट कहाँ देख रहे हैं, हम एक कंसेप्ट देख रहे हैं जब हमारे पास एक्सप्रेशंस में टर्म्स आती हैं, ठीक है ना, टर्म्स आती हैं। तो इस तरीके से किसको कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए
सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, दो टर्म्स को ना मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x² इंटू 3xy²। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9, x², x यहाँ पर जो x है ना, ये देखिए ये वाला जो x² है यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनाएगा x⁻3। ये जो y है ये y² से मल्टीप्लाई होगा, ये बनाएगा y⁻3। ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं मैं पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लेते हैं ये एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये लेते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है, 3x को मान लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या होगा 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, क्या होगा 3x² प्लस ऑफ 3xy। इस तरह से समझ जाएंगे। तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन की मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी देख सकते हैं। और क्या है, डिवीजन एक बार ही कर लेते हैं, इसका डिवीजन देखते हैं। देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं एक, जैसे ऐसे लिखते हैं x² प्लस ऑफ यहाँ पर y² कर दीजिए, नीचे क्या करिए नीचे xy कर दीजिए। क्या होगा x² डिवाइड बाई xy प्लस y² डिवाइड बाई xy। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर x/y प्लस y/x। इस तरह से डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो डिवीजन का एग्जांपल भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एक्सप्रेशन इस तरह से हम समझ सकते हैं। टर्म्स को कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर इस कंसेप्ट में आपको पूरी तरह से समझा दिया है ना। आगे चलते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एलजेब्रा को भी मिला देते हैं, एक्सप्रेशन को भी मिला देते हैं। तो हम इसे क्या बोल रहे थे पहले, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी को मिला के एक एंटिटी बनती है, इसको बोलते हैं हम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होती है एलजेब्रिक आइडेंटिटी समझते हैं। देखिए मान लेते हैं आपके पास एक यहाँ पर दिया हुआ है x+2, ये मल्टीप्लाई करने को बोला है x+3 के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, देखिए x² ये बनेगा प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस वाले इसको यहाँ पर ये होती है आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आप किसी भी वैल्यू के लिए x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर x की रख दीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बराबर होती है राइट हैंड साइड के। इसको रख कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे इस वाले केस में, तो 1 + 2 कितना आएगा 3 इंटू 1 यहाँ रखेंगे 1 + 3 4 बनाएगा। यहाँ 1 रखेंगे क्या आएगा 1² प्लस ऑफ 5 आएगा प्लस ऑफ 6 आएगा, ये बनाएगा आपका 12। और ये भी देखिए 12 बनता है। सो 12 इज इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड का 12 राइट हैंड साइड के 12 से बराबर है। अब यहाँ पर क्या 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 2 इंटू 3 बनाएगा, ये बनाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ गया आपका। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है देख लेते हैं। 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस ऑफ 6, तो ये 6 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में 6 आ रहा है। दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। सिमिलरली यहाँ पर रखें तो देखिए ये क्या है 2 + 2 4 इंटू 2 + 3 क्या आ गया 5 5 4 20 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 20। राइट हैंड साइड में क्या है 2 का स्क्वायर करिए 4 आ गया प्लस 5 2 10 आ गया प्लस ऑफ 6 आ गया, ये बनाएगा 20। यहाँ पे 20 रख दीजिए, ये होगा इज इक्वल टू। सो 20 इज इक्वल टू 20। सो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे ना वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, उसको सेम ही ट्रीटमेंट मिलने वाला सच दैट कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी की भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये टॉपिक को हम और समझ सकते हैं।